डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आदर, अदाब, अभिनंदन, आभार और सभी दर्शकों को विनीत चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। और आज फिर सिनेमा के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बॉलीवुड की एक काफी बड़ी हस्ती। आपने जरूर इनको देखा होगा हाल ही एक फिल्म में, और आप सभी इनसे वाकिफ हैं। आज हमारे बीच में है विवेक शर्मा जी, जिन्होंने 2008 में बच्चन साहब को लेके बहुत ही जबरदस्त ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी, और उस फिल्म का नाम था भूतनाथ। आप सभी उस फिल्म से वाकिफ होंगे। विवेक शर्मा जी, जिनका जन्म 27 अगस्त 1969 को जबलपुर में हुआ था, और उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत बॉलीवुड में महेश भट्ट साहब के साथ की थी। एक ड्रीम स्टार्ट उनको मिली महेश भट्ट साहब के साथ। सर फिल्म के जरिए इनका ये सफर शुरू हुआ, और उसके बाद एक से एक बड़ी फिल्मों के साथ ये जुड़ते गए, जैसे कि सुपरहिट फिल्म आई गुमराह के बाद आई हम है राही प्यार के, और फिर तेरी कहानी याद आई, अंगारे जैसी कामयाब फिल्मों में ये महेश भट्ट साहब के साथ रहे। और उन्होंने उसके बाद एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का सोचा, और वहां भी उनको एक ड्रीम स्टार्ट मिली। वहां पर उनको बी.आर. चोपड़ा जैसा एक बहुत बड़ा बैनर मिला। बी.आर. फिल्म्स के बैनर पर उन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत करी, और पहली फिल्म में उनको साथ मिला मेगा स्टार, सुपरस्टार, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब का। तो आज मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच में विवेक शर्मा जी। विवेक शर्मा जी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसा रहा ये सफर जबलपुर से लेके बॉलीवुड तक का, प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार सभी जो लाइव हम दोनों की चैट सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में। चलिए इसी बहाने हम आपस में जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी कहानी और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मेरा सफर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। जबलपुर, जिसका नाम संस्कार धानी है, उस शहर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरा एजुकेशन, मेरा ग्रेजुएशन बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ। और सपना शुरू से ही था फिल्म मेकर बनने का, तो बस बम्बई की तरफ रुख कर लिया। और 1992 में मार्च 30 तारीख को मैंने श्री महेश भट्ट जी को एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने फिल्म सर में ज्वाइन किया, जिसमें नसीर भाई थे और परेश रावल जी थे, और बहुत दिग्गज कलाकारों के बीच काम करने का मौका मिला, काम सीखने का मौका मिला। और धीरे धीरे ऐसे सफर बढ़ता गया। हम लोग हिंदी भाषी लोग जो हैं वो हिंदी डायलॉग वगैरह के लिए बहुत बढ़िया तरीके से एक्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा। और मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो स्टेज और प्ले वगैरह से रिलेटेड रहा है। मैं जबलपुर में विवेचना का एक जो ग्रुप है विवेचना, उसका थोड़े समय के लिए मेंबर रहा। बहुत कुछ सीखने मिला, वो सीख मुझे मुंबई में काम आई, और बस सफर चलता गया। और भूतनाथ तक धीरे धीरे करके जिसको बोलते हैं कि आयाम हम छूते गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँ कि महेश भट्ट कैसा बड़ा नाम आपके साथ जुड़ा। मैं खुद महेश भट्ट साहब का एक बहुत बड़ा फैन हूँ, उनकी फिल्में देखते देखते हम बड़े हो गए। तो क्या कुछ सीखा आपने महेश भट्ट साहब से? उनका बहुत कमाल का एक तरीका था, वो सीन स्टेज बहुत बढ़िया तरीके से करते थे। जो सीन लिख कर आया है तो सीन बोलते थे पढ़ के सुना, बोलते थे फ्लैट पढ़, डायलॉग टोन्स में टोन मत डाल, फ्लैट पढ़। फ्लैट पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, और जब पूरा हम सीन पढ़ लेते थे तो सीन फाड़ के फेंक देते थे, और उसके बाद एक्टर्स को बुलाते थे, चलो चलो वहां से कम से लाइन। और वहां पर ही वो कुछ ऐसे मोमेंट्स बनाना शुरू करते थे, देख के हैरानी होती थी कि वो लिखे हुए सीन को उन्होंने उठाकर 20,000 गुना ज्यादा बेटर कैसे कर दिया। तो उनके अंदर वो ड्रामा, वो एक मोमेंट क्रिएट करने की जो कला थी वो जबरदस्त थी। और दूसरा उनका स्क्रीन प्ले सेंस बहुत कमाल का था, मतलब विद इन सीन स्क्रीन प्ले, सीन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा करते थे, और वो पूरा फिल्म का स्क्रीन प्ले ग्राफ बहुत अच्छा करते थे। तो उनसे सीखने को तो बहुत कुछ मिला। मतलब मेरी तो पहली अपब्रिंगिंग, मेरे पहले सिनेमा के गुरु वही हैं, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सिनेमा सिखाया, जिसकी वजह से मैं भूतनाथ जैसी अच्छी और सटीक फिल्म बना पाया। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो सर जैसी एक बड़ी फिल्म आपको मिली, और उसके बाद आपने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म करी उनके साथ में, संजय दत्त और श्रीदेवी के साथ में फिल्म गुमराह आई आपकी। तो वो फिल्म मैंने देखी थी उन दिनों, मैं स्कूल में 12th क्लास में था जब मैंने उस फिल्म को देखा था। मुझे बहुत पसंद आई वो फिल्म। और उस फिल्म में कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि संजय दत्त एक बहुत बड़े स्टार थे। ये मैं आपके ऊपर भगवान का एक खास आशीर्वाद रहा कि इतने बड़े बड़े लोग आपको कैरियर की स्टार्टिंग में मिलते चले गए। तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? जी एक्चुअली
जी एक्चुअली सही बोला आपने। मैंने श्रीदेवी जी के साथ काम किया है, संजू बाबा के साथ काम किया, चिरंजीवी जी के साथ काम किया, राम्या कृष्णन, हीरा राजगोपाल, नागार्जुन, मनीषा कोइराला, पूजा भट्ट, श्री अमिताभ बच्चन, आमिर खान, जैकी श्रॉफ, अतुल अग्निहोत्री, यू नेम एनी एक्टर ऑफ एनी एज ग्रुप, यंगस्टर्स और एस्टेब्लिश, मैंने यस, सबके साथ काम किया। यू आर मतलब वेरी परेश मच रावल राइट। के साथ, नसीर भाई के साथ, और सबके अंदर कुछ ना कुछ एक यूनिक बात होती थी। और सीखने को तो खैर बहुत कुछ मिलता था कि भट्ट साहब जो थे वो साल की 3 से 4 फिल्में करते थे, और अलग अलग वेरिएशन। एक तरफ हम लोग की हमें राही प्यार की फिल्म चल रही थी जहाँ जूही माँ से मेरे रिलेशन हुए, मैं उनको जूही माँ बोलता हूँ। मैं आपको बताता हूँ मैं उनको जूही माँ क्यों बोलता हूँ। जी जेंटलमैन जरूर। फिल्म नाम की हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, जेंटलमैन, और उस चिरंजीवी के समय साथ। मद्रास नाम था जी, चेन्नई का नाम मद्रास था। तो वहाँ रेड हिल्स में हम लोग गाना शूट करने जाते थे। वो गाना बड़ा पॉपुलर था, रूप सुहाना लगता है चांद पुराना लगता है। जी तो जी वो वहाँ की जो लोकल यूनिट थी वो उनको जुगी अम्मा बोलते, वो लोग एच को ग बोलते थे। क्या तो बात है। जुगी अम्मा, तो हमने चिढ़ाना शुरू किया और मैंने उनको जूही अम्मा बोलना शुरू किया। जूही जी अम्मा बोलते बोलते मैंने उनको जूही माँ बोलना शुरू किया, करते करते पूरी यूनिट उनको बोलने लगी, और धीरे धीरे क्या वो बात सिस्टम पे ही आ गया। और फिर शाहखान, जब शाहरुख से दोस्ती हुई, शाहखान, अजीज जी, सारे लोगों ने उनको जूही माँ ही बोलना शुरू किया, और अब वो फेमस हो गई है जूही माँ के नाम से। तो डेफिनेटली मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि बहुत बड़े फिल्म मेकर श्री महेश भट्ट जी के साथ उनके पीक पर उनके साथ काम सीखा, है। और बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ सीन स्टेजिंग का मौका मिला। नसीर भाई की अपनी एक अलग स्टाइल थी, परेश जी की एक अपनी अलग स्टाइल थी। जैसे अभी ऋषि कपूर जी का देहांत हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जब मैंने उनके जी साथ कल किसने देखा किया, मुझे इतना मजा आया क्योंकि वो इतने नेचुरल स्पॉन्टेनिटी वाले एक्टर, कुछ बड़ा मेथड जी फॉलो करते हैं, बहुत स्पॉन्टेनिटी फॉलो करते हैं। तो ऋषि जी के साथ काम करके मुझको लगा जैसे मेरी एक जर्नी कंप्लीट हुई। एक तरफ श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ मैंने भूतनाथ की, तो कल किसने देखा मैं ऋषि जी मिले। तो ये एक नसीर भाई, परेश, अनुपम खेर, ऋषि जी, बच्चन साहब, इन सब के अंदर एक अलग अलग डैश है। मतलब सबके जी अंदर एक यूनिक स्टाइल है, और बिल्कुल ये उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। सबने बिल्कुल अपनी सही अपनी बात। जगह बनाई। मुझे याद है ऋषि जी एक बार बोल रहे थे कि हम लोग के जमाने में बहुत सारे सुपरस्टार्स हुआ करते थे, बोले सारे सुपरस्टार एक तरफ और एक था लंबू अमिताभ बच्चन एक तरफ। हम क्या सब बात है। अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते रहते थे, उतने में आता था अमिताभ बच्चन और सारा का सारा क्राउड जो है बच्चन साहब की तरफ। बोले एक इतनी बड़ी फाइट थी उससे फैन फॉलोइंग छीनने की, मगर कभी छीन क्या नहीं बात पाए, क्योंकि बच्चन साहब ऋषिदा वगैरह के साथ सिंपल कॉमन मैन की स्टोरी भी कर रहे थे, चुपके चुपके, गोलमाल, इस तरीके की बिल्कुल। फिल्म भी कर रहे थे, और गोलमाल आनंद भी कर रहे थे। वहीं वो सिलसिला और कभी कभी भी कर रहे थे, और वहीं वो दीवार, त्रिशूल और उस तरीके के एंग्री यंग मैन की फिल्म भी कर रहे थे। ये वेरिएशन विवेक, था उनके पर्सनालिटी। तो, विवेक तो जी, मैं जब तो ये बहुत बातें आप बता भाग्यशाली रहे हैं जी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जिन फिल्मों का आपने नाम लिया है। तो मैं सही बता रहा हूँ। बिल्कुल जैसे आप बच्चन साहब की बातें करते हैं, मैं भी इतना पैशनेट हूँ उनके बारे में। मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बातें आपसे सुनते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पता नहीं कौन सी अमृतवाणी आपके मुंह से सुन ली है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बच्चन साहब की एक हाँ ने कितना कुछ आपके जीवन में बदल दिया। जब आप उनके पास एक प्रोजेक्ट लेके पहुंचे तो क्या कुछ आपकी जिंदगी में बदला उस समय? देखिए मेरे लिए तो एक सपने के बराबर था, बिकॉज मैंने जब कहानी लिखी और बच्चन साहब को ग्राफ करके, बच्चे को ग्राफ करके उन तक पहुंचना, उनको हासिल करना, उनको कन्विंस करना, ये बहुत मुश्किल काम था। इसका पूरा क्रेडिट मैं श्री रवि चोपड़ा जी को देता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्राप्त करे। 2014 में रवि जी का देहांत हो गया, मगर जी भूतनाथ के बनाने में और अमित जी को कन्विंस करने में रवि चोपड़ा जी का बहुत बड़ा हाथ था। मुझे कभी स्टार से डर नहीं लगा, क्योंकि मैं, मेरा बचपना सिनेमा में जो था वो हमेशा स्टार्स के बीच गुजरा है। मतलब मैं अच्छा सभी के साथ काम कर चुका था, तो मुझे कभी स्टारडम या मैं किसी स्टार की ऑ में नहीं था। मगर अच्छा। सरप्राइजिंगली मैंने बच्चन साहब के साथ कभी काम नहीं किया। और जी सूर्यवंशम के सेट पे मैं उनसे रामोजी स्टूडियो हैदराबाद में मिला, और उसके बाद पहली के क्लाइमैक्स में, पहली में उन्होंने एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस किया था। तो उसमें सीन स्टेजिंग वगैरह में मैंने उनकी मदद की, डबिंग वगैरह की। मुझे अच्छे से याद है जब वो डबिंग कर रहे थे पहली की, तो शाहरुख ने मुझे फोन किया और फोन पर लिखवाया कि तू एक काम कर, जल्दी से बच्चन साहब से ना ये हिंदी और इंग्लिश में डब करा ले, वो वहाँ किसी और का डबिंग करने आया है। वो उषा थुप जी के लिए कुछ बच्चन साहब कुछ वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो मैं अच्छा। गया, मैंने बोला दादा ये शाहरुख ने रिक्वेस्ट किया। तो बोले हाँ वो लिख के दे दो, उनको हर चीज लिखी हुई चाहिए। मैंने लिखा, फटाफट लिखा, और मैंने उनको दे दिया। तो उन्होंने ऐसे पढ़ा कागज में, फिर तो बोले भाई साहब ये किसने लिखा है? तो मैंने बड़े प्राउडली बोला कि दादा मैंने लिखा। बोले ये कीड़े मकोड़े हैं, ये सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ सकता है। तो मैं शर्मिंदा हो गया।
क्योंकि जल्दी जल्दी में बिल्कुल हैंड राइटिंग ऐसी आई थी। फिर मैंने बोला कि बोले बोलना कैसे है इसको। तो मैंने, आप अमिताभ बच्चन साहब आपसे पूछ रहे हैं बोलना कैसे है, इसे तो बोलना मेरा गला कैसे? खुश। मतलब मुझे लगा कि वो तेरी अभी मैं क्या बोलूं। मैंने स्टेटमेंटिश नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लिरिकल बोलते। स्टेटमेंटिश क्या होता है? तो मैंने बोला कि मतलब बोला अच्छा एक काम कर, तुम बोल के दिखाओ। अब अमिताभ बच्चन साहब मुझे बोल रहा है कि पहली फिल्म के प्रोमो के लिए जो 4 लाइन है वो तुम मुझे बोल कर दिखाओ। तो मैंने 1 क्या सेकंड में बात? अपने आप को गैदर किया और मैंने वो थोड़ा सा हल्के से शायराना अंदाज में बोला कि एक कहानी बरसों पुरानी, एक ऐसे भूत हाँ, की जिसे प्यार हो गया था एक नई दुल्हन से। और बच्चन अच्छा। साहब ने एग्जैक्टली उसी तरीके से लिरिकल बोला। तो बच्चन साहब के साथ एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो आपके सपनों को आग लगा देते, घी डाल देते और बढ़ा देते और भूख बढ़ जाती, लगता है और फिल्में करो और इसी आदमी के साथ फिल्म करो। दैट इज द क्या बात? यूनिकनेस। और अभी आप देखेंगे वो इतने सारे नए डायरेक्टर्स को मॉरल सपोर्ट करते हैं। इवन उन्होंने एक्सटेंडेड फैमिली EF बना के रखी है। वो किसी को जी, जी। फैन नहीं बोलते, है ना, सबको एक हम परिवार का उसी का हिस्सा एक पार्ट है। मानते हैं। जी, हम सभी हैं। मतलब मैं तो हाँ, बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि उनसे हर 3-4 महीने में मुलाकात होती रहती है। तो बच्चन जी। साहब से मैंने जिंदगी की शैली, पंक्चुअलिटी, काम के प्रति 100% डेडिकेशन और पैशन, पैशन उनके बीच में, उनके अंदर ऐसा कमाल का है, इतनी भूख है। आज वो 77 के हैं, मगर अभी भी वो उतना काम करते हैं जो एक 17 साल का लड़का नहीं करता हो। वो ठीक यूनिक बात। चीज है बच्चे का। तो विवेक जी, कभी बच्चन साहब से रीशूट करवाया आपने? कोई रीटेक दोबारा उनसे सीन करवाया? क्योंकि माना जाता है बच्चन साहब के सीन एक बार में ही ओके होते हैं। हाँ नहीं, वो 1 टेक और 2 टेक वाले एक्टर हैं और वो इमोशनल सीन्स को जो है वो ना तो डबिंग करते हैं ना तो रीटेक करते हैं। जी, तो जो बिल्कुल। हम शूटिंग के दौरान नागरा टेप में जो हम लोग साउंड रिकॉर्ड करते हैं वही साउंड फाइनल में भी यूज होता है, जी, क्योंकि जी। उनका मानना है कि वो इमोशन वापस रिक्रिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो तो एक कभी बार हाँ, जी, एक बार ये जी। हुआ कि फोकस पुलर होता है जो कैमरे के आगे बैठा होता है, वो फोकस पुलर का हाथ हिल जाता था और बच्चन साहब का इमोशनल शॉट था वो आउट फोकस हो जाता था। तो वो 2 बार जी, ऐसा हुआ। तो बोले नहीं, वो शॉट वैसे ही रखो। और मुझे वो शॉट एडिट में अटकता था। मुझे लगता जी। था कि पूरी स्मूथ चलते चलते अचानक एक ब्लर में शॉट आता है। तो मैंने एक बार उनसे बिना पूछे फिल्म के लास्ट शेड्यूल में वो कैमरा लगाया, मैंने कैमरा अरेंज किया। बोले तुम क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं, मेरे को थोड़ा सा कुछ करना नहीं, मैं वो शॉट नहीं तुमको बता रहा हूँ। मैं लेकिन अच्छा, नहीं, एक छोटा सा शॉट है। तो उन्होंने स्प्रे मारा पानी और फ्लैशबैक का शॉट था जब वो जूही चावला को नरेट करते हैं कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, गिरे कैसे, उनकी डेथ कैसे हुई, जी, उनके जी। बेटे से उनका कॉन्फ्लिक्ट कैसा है। उन्होंने वही इंटेंसिटी रीगेन और उसी क्या बात! इंटेंसिटी से 100% कैपेसिटी में उन्होंने जबरदस्त तरीके से वो शॉट दिया। मगर दुर्भाग्य देखिए, उस शॉट में फिर से वो फोकस पुलर का हाथ हिल गया। वो शॉट फोकस में आया नहीं आया, आया नहीं आया, और हमको लास्ट तक वैसा ही रिटेन रखना पड़ा। क्या बात है, क्या बात है! तो अभी मैंने जानना चाहता हूँ, एक फ़िल्म है का खा गा नंगा, उसके बारे में जी, कुछ बताइए। वो क्या उसमें चल रहा है? क्या बच्चन साहब क्या करने वाले हैं? एक्चुअली मैंने बच्चन साहब को ये फिल्म प्रपोज की है। ये किसानों के ऊपर फिल्म है। किसान जनरेशन वर्सेस सिटी जनरेशन, जो शहर के मोबाइल वाह! मोबाइल जी, वाले लोग और सैनिटाइजर वाले लोग हैं, और जो किसान हैं, हैंडपंप से पानी पीने वाले, सड़क से काला जामुन खाने वाले, और जो एकदम देसी लोग और शहरी लोगों के आपस की कहानी है। बहुत ही इमोशनल मगर कॉमिकल तरीके से। और उसको बच्चन साहब को मैंने पढ़ने के लिए दिया है। उनको बेसिक मैंने ग्राफ तो समझा ही दिया है। अनफॉर्चुनेटली ये लॉकडाउन वगैरह हो गया, अदरवाइज हम शुरू कर चुके होते थे ये फिल्म। और बहुत जल्दी ही इसकी बाकी कास्ट और बाकी निटी-ग्रिटी पूरी हो जाए, उसके बाद हम बड़े तरीके से अनाउंस करेंगे। बस मैं मैं आशा करता भगवान हूँ कि बच्चन साहब एक फाइनल यस बहुत बोल दें और काम शुरू जी, बिल्कुल भगवान से यही प्रार्थना है वो आपको यस बोले। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे करें। जानना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है आपकी शूटिंग के दौरान ही बच्चन साहब को ब्लैक फ़िल्म पे नेशनल अवार्ड मिल गया था। जी। तो उसका भी कुछ किस्सा है जो आप बताना चाहेंगे? उसका हुआ ये कि उनको जब ब्लैक का अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला, तो हम लोगों ने 2 केक मंगाए। एक केक में लिखा कि दिस ईयर ब्लैक, नेक्स्ट ईयर भूतनाथ। और जी, बच्चन साहब से कटवाया। तो वो केक नहीं खाते, मीठा नहीं खाते वो। तो भी मेरे हाथ से उन्होंने थोड़ा-सा चखा। चखा और उसको फ़ोटो-वोटो खींची, हम लोग सब बैठे। तो वो 3 कुर्सी में बैठते हैं क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा है, तो सभी को पता है वो 3 कुर्सी में टेप लगा के उनका स्टाफ लेकर आता है। तो मैंने बोला, "अरे क्या अमिताभ बच्चन, हाँ, हम लोग को मिठाई भी नहीं खिलाई, इतना बड़ा अवार्ड मिल गया।" ऐसे मेरी तरफ देखे, ऐसा थोड़ा वियर्ड से ऐसा अपना खेलते हैं वो। उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, आधे घंटे के अंदर 130 डिब्बे मिठाई महबूब स्टूडियो में 130 पूरी यूनिट के एक-एक मेंबर के लिए
मैं उनका स्टाफ जो प्रवीण दा है वो आए, तो मैंने बोला, प्रवीण दा ये क्या है? नहीं आप बोल रहे ना मिठाई के लिए। अरे मैं मजाक कर रहा था। तो बच्चन साहब बोले नहीं नहीं विवेक, नहीं सबको दो। और उन्होंने अपने हाथों से तरापे में चढ़े हुए लाइट बॉयज को, स्पॉट बॉयज को, प्रोडक्शन वालों को, हम लोग को, सबको एक एक डब्बा मिठाई दी। दैट इज अमिताभ बच्चन। उनका जो एक पर्सनल टच और उनका जो एक स्पेशल अटेंशन देने का और सबसे परिवार की तरह जुड़ने का एक तरीका जो है ना, वो कोई टच नहीं कर सकता। अच्छा, मैं अब कुछ फायरिंग करूंगा आपके ऊपर जी, क्योंकि समय कम है, तो कुछ सवाल आपसे फटाफट पूछूंगा। दीवार आपने कितनी बार देखी? कम से कम 75 बार। 75 बार? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मेरी फेवरेट फिल्म है बंदिनी, प्यासा, बंदिनी और साहिब बीबी और गुलाम। और बच्चन साहब की मुझे दीवार, त्रिशूल बहुत अच्छी लगती है। वाह, बहुत बढ़िया, मुझे भी बेहद पसंद है। अच्छा, आमिर खान के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? आमिर खान जो है वो बहुत ही अल्पकान और बोरिंग एक्टर है। मतलब एक ही सीन को इतना घसीट घसीट के करते हैं कि हम लोग ने उनका नाम रख दिया था अल्पकान खान। वो हर चीज को 5 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, बट डेफिनेटली वो बर्थ है, बिकॉज वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं। वो हर चीज को जमा टिका के बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं। तो ये तो खैर मजाक की बात है कि हम उनको अल्पकान बोलते हैं, बट डेफिनेटली वो एक मंचे हुए कलाकार हैं और हर दिन ग्रो करते हैं। मतलब सीन में, कैरेक्टर में बहुत, नॉट सिर्फ फिजिकली बट इमोशनली बहुत बढ़िया तरीके से इन्वॉल्व होते हैं और बहुत इफेक्टिव एक्टर है। डायरेक्शन में टांग अड़ाते हैं आमिर खान? सॉरी, डायरेक्शन में टांग अड़ाते हैं? डायरेक्शन में टांग नहीं अड़ाते, नहीं टांग नहीं अड़ाते, वो कंफ्यूज करते हैं। जैसे आपसे 15 वेरिएशन पूछेंगे, आपने एक वेरिएशन बता दिया, दो, आप सवाल बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा सवाल करते हैं। जी, सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, आपकी चॉइस, शोले का गब्बर सिंह या मिस्टर इंडिया का मोगेम्बो? गब्बर सिंह। गब्बर सिंह, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ब्लैक का रोल या पा वाला रोल कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट लगा? फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। ब्लैक का रोल, फिल्म ब्लैक का रोल या पा का रोल, कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट लगा? ब्लैक। ब्लैक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैरेक्टर है और ब्लैक का मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डाला का। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी और डायरेक्टर की फिल्म जो आपके समकालीन हो, आपको बेहद पसंद आई और लगा हो कि यार क्या फिल्म बनाई है? वेंसडे, नीरज पांडे की फिल्म वेंसडे उसी टाइम पे आई थी, भूतनाथ के टाइम पे, और क्या जबरदस्त फिल्म बनाई थी। सिंपल तरीके से 3 कैरेक्टर की फिल्म, नसीर भाई वर्सेस अनुपम खेर, एक कॉमन मैन की कहानी थी, एक का मंगलवार, एक का शुक्रवार, और एक कॉमन मैन का वेंसडे। बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। नीरज पांडे बहुत संजीदा और बहुत सुलझे हुए बहुत बढ़िया फिल्मकार है। अच्छा, कुछ एड फिल्म्स भी आपने बनाई हैं जो लोगों को बताना चाहेंगे, कौन कौन सी फिल्म्स, एड फिल्म्स? मैंने करीब 60-70 एड फिल्म्स की हैं। मैं एक्चुअली बहुत भाग्यशाली वहां पर भी रहा कि मुझे बिना पिचिंग के डायरेक्टली सेंट्रो के कार के लॉन्च की एड्स मिली हुई थी। मैंने पोलियो कैंपेन किया हुआ है, मैंने वीडियोकॉन किया हुआ है, मैंने पेप्सी के एड्स किए हुए हैं, कुछ रेड चिलीज के थ्रू, मतलब शाहरुख की कंपनी के थ्रू किए, कुछ मेरी कंपनी के थ्रू किए। मैंने सांवली सलोनी अयूर क्रीम लॉन्च की है, मैंने Cloud9 नाम का एक बॉडी प्रोटीन लॉन्च किया है। तो एड्स मैंने काफी किया, हर साल करता रहता हूँ। ये सोडा लाओ क्या है? सोडा मंगाओ जो है, ये मेरी अभी रिसेंटली जो 14 फरवरी को फिल्म रिलीज हुई थी, अ गेम कॉल्ड रिलेशनशिप, जो लिव इन रिलेशनशिप पर एक यंग मॉडर्न नई नैरेटिव की फिल्म है। तो उसमें मैंने एक फ्लर्टेशियस डायरेक्टर का पार्ट प्ले किया है, उसमें मेरी पंच लाइन है सोडा मंगाओ। हाँ, तो क्या रियलिटी में भी ऐसा होता है? नहीं, रियलिटी में सिर्फ सिर्फ सपनों में होता है, रियलिटी में कुछ नहीं होता ये। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा, डायरेक्टर कौन ज्यादा पसंद आया आपको, विजय आनंद या राज कपूर? मुझे विजय आनंद साहब बहुत पसंद है। विजय आनंद साहब की जो टेकिंग और उनकी स्टोरी नरेशन जो है वो कमर्शियल होकर भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और उनका चॉइस ऑफ सब्जेक्ट भी बहुत ही बढ़िया होता था। तेरी मेरे सपने, गाइड, जबरदस्त। गाइड, बहुत जबरदस्त। तीसरी मंजिल, बहुत शानदार फिल्म उन्होंने की। तो मैं आशा करता हूं कि जल्द ही गाखा गा भी हम देखेंगे और तमाम फिल्में आपकी आने वाली है। मुझे मालूम है आप काफी फिल्मों में मेहनत कर रहे हैं, कहानियां बहुत लिखते हैं आप, तो कहानी लिखने का शौक कहाँ से आया था? एक्चुअली मैं बचपन से ही लिखने का शौकीन था, और जो भी कभी दिवाली वाली में डायरी गिफ्ट मिलती थी तो मैं कुछ ना कुछ उसमें पॉइंटर्स के रूप में स्टोरी और मोमेंट्स लिख रहा होता था। तो कहानियां तो मैं बचपन से लिखता आया, और वही फायदा हुआ मुझे जब मैं सिनेमा लाइन में आया। तो सीन कैसे लिखा जाता है, मोमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, डायलॉग कैसे लिखा जाता है, तो बचपन से, जबलपुर से ही मुझमें एक अंदर लेखक था।
शायद क्या था कि मैं पर्सनल इमोशंस लोगों से शेयर नहीं कर पाता था, तो उनको कागज में लिख के शब्दों के थ्रू, जैसे मैं मेरी शायरी की बुक पब्लिश हुई है 2 साल पहले, 1 साल पहले, और बच्चन साहब ने उसका विमोचन भी किया है। तो वो शायरी के थ्रू भी मैं अपने इमोशंस जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो लेखक तो मेरे अंदर शायद पैदाइशी ही है। जी, तो आपके फादर या पेरेंट्स का रोक-टोक फिल्मों में आने के लिए सपोर्ट मिला आपको? हाँ, उन सबका ये सपोर्ट था कि उन लोग ने इंटरफियर कुछ नहीं किया, रोका कभी नहीं। मतलब उस ओके, तरीके से मतलब जब मैं मुंबई आया तो मुंबई बहुत बड़ा एक समुद्र है। आप तो बूंद के बराबर हैं और आप खो जाएँगे। तो उनके मन में एक डर होता था कहाँ रहेगा, क्या करेगा? मगर मैं धीरे-धीरे रास्ता बनाता गया और उन सबको अपडेट करता रहता था। मेरे फादर की तो बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, 95 में ही चले गए थे वो। ओहो! बट मम्मी ने भूतनाथ देखा और वो सफलता देखी, उनके आशीर्वाद से ही मैं जो भी बन पाया। तो मेरे माँ-बाप के संस्कार तो हमेशा हैं साथ में, और मैं बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह बना के अपनी पर्सनल लाइफ़ के इंसिडेंट शेयर भी करता रहता हूँ, जो मैंने सीखा अपने जी, माँ-बाप से। जी। तो वो स्ट्रगल का पीरियड कैसा था? क्या आप बताएँगे? या बहुत लंबा था ऑब्वियस है? हमारी। जी, बहुत लंबा था, करीब 4 साल तो समझ लीजिए बहुत पापड़ बेल है, बिकॉज़ नौकरी रहेगी, नहीं रहेगी, कोई नया चीफ असिस्टेंट आता था, वो निकाल देता था, फिर कोई रख लेता था। तो घर नहीं होता था, कई बार बाहर सड़कों पे सोना पड़ता था, पाइपलाइन्स में रातें गुज़ारी हैं मैंने। और उस समय ऐसा होता था कि सीन स्टेजिंग, सीन वगैरह लिखने की वजह से मेरी डिमांड थी, तो मुझे शूट पे अलाउ किया जाता था, मगर पैसे नहीं मिलते थे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बिल्कुल लिटरली खारी बिस्किट और चाय पे हम लोग दिन गुज़ारा करते थे। खाना मिला, मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। मगर वो 3-4 साल संघर्ष के ऐसे थे जिसने पूरी ज़िंदगी डिज़ाइन कर दी। उसने भूखा रहना सिखा दिया, उसने पैशन को ज़िंदा रखना सिखा दिया, सिनेमा सिखा दिया। और इसीलिए मुझे लॉकडाउन में जो है वो बिल्कुल ज़रा भी किसी चीज़ की लग्ज़री की कमी महसूस नहीं हो रही है। बल्कि वो पुराने दिन याद आ रहे हैं कि मैं बैचलर्स टाइम में कैसे रहा करता था, कैसे हमारे रूम पार्टनर्स होते थे, कैसे आपस में लड़ाई किया करते थे, कैसे कोई नई हीरोइन आई तो उसको लाइन मारने के लिए सब लोग अपनी-अपनी हेयर स्टाइल लगा के जाते थे। तो सारी चीज़ें मैं पुरानी याद करता रहता हूँ। संघर्ष तो था, बहुत लंबा संघर्ष था, बट शायद उसी संघर्ष की वजह से मैं कुछ बन पाया। क्या आपको ये नहीं लगता कि आज सिनेमा बदल रहा है? पहले सिनेमा एक मीडियम था जिससे हर एक क्लास जुड़ती थी, जिसमें फ्रंट बेंचर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल था और लास्ट सीट तक लोग भरे होते थे। लेकिन आज सिनेमा में एक बदलाव आ रहा है, जाकि जो सिनेमा जो बन रहा है, वो कहीं न कहीं एक बड़ी क्लास के लिए बन रहा है। तो उससे मैं देख रहा हूँ सिनेमा से लोग कुछ हद तक दूर भी हुए हैं। पहले हर किस्म की फ़िल्में बन रही थी, हर किस्म के लोग फ़िल्मों से जुड़े हुए थे और इसलिए सिनेमा एक बहुत बड़ा मीडियम हिंदुस्तान का बन के सामने आया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन का भी असर है कुछ ऐसा कि फ़िल्मों के ऊपर असर पड़ेगा और कुछ जो है हमारी फ़िल्मों में भी इस तरह की आ गई है कि हर वर्ग इससे जुड़ नहीं पा रहा। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये फिनोमेना शुरू हुआ था जब मल्टीप्लेक्सेस आने शुरू हुए। जी, मल्टीप्लेक्सेस ने पूरे सिनेमा का कल्चर चेंज कर दिया। पहले सिंगल स्क्रीन होते थे जिसमें अलग-अलग क्लास होती थी, है ना? जी, जो एक अलग क्लास वाले सामने फ्रंट बेंच पे बैठते थे, वही सीटियाँ मारा करते थे। तो अभी जी, मैं कई बार जब फ़िल्में देखने जाता हूँ तो आजू-बाजू लड़के-लड़कियाँ कॉलेज वाले सब मिलके सीटियाँ मार रहे होते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब भी लगता है। मगर सिनेमा जो है वो चेंज हुआ है डेफ़िनेटली, कि लोग नए स्टाइल के फ़िल्म्स लेकर आ रहे हैं, मगर अश्लीलता भी बहुत बढ़ गई है। हद से बड़ी ज़्यादा ग्लैमर, 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 कहानी कम हो गई। फैमिली फ़िल्म्स जैसे हम आपके हैं कौन, दिलवाले जी, दुल्हनिया ले जाएँगे, नदिया के पार या भूतनाथ। मैं तो बहुत जी, खुश हूँ कि भूतनाथ चली, क्योंकि भूतनाथ एक फ़िल्म के अंदर 5 फ़िल्म, उसमें फ़ादर सन रिलेशनशिप है, फ़ादर सन बिल्कुल। फ़ादर दादा-पोते की रिलेशनशिप है, भूत और बच्चे की रिलेशनशिप है, इमोशन है, श्राद्ध है। यस, जी, मल्टीप्लेक्स ने और ये जो नई जनरेशन के मेकर्स आए हुए हैं, देखिए कोई भी एक स्टोरी आइडिया मिलने का मतलब ये नहीं कि इस पे फ़िल्म बन सकती है। बन सकती है अगर आप उसको सही तरीके से स्क्रीन प्ले बनाएँ और उसको सही तरीके से प्रोजेक्ट करें। अब क्या हो रहा है, जी, लोग एक्सपेरिमेंट के नाम पे गहराई टच नहीं कर रहे हैं, इमोशंस टच नहीं कर रहे हैं। आप देखिए गाने कितने स्तरहीन बन रहे हैं, कुछ भी रैप वर्ड्स में कुछ भी डाल देते हैं। इसीलिए आज भी पुराने गानों को ही रिहैश करके लोग उसी को बना रहे हैं। और गाने इनफैक्ट तो अभी लॉकडाउन खत्म के हो टाइम गए। पे सबसे ज़्यादा पुराने गाने सुने जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि जब आपने शुरुआत करी वो भी एक दौर था जब आपने गुमराह, सर और इस तरह की फ़िल्में करी जो कि आम आदमी से जुड़ी हुई थी। और आपकी जी, जो फ़िल्म भूतनाथ आई, मैं बधाई देता हूँ कि आपने एक ऐसी फ़िल्म बनाई जिसमें जो कहानी थी वो आम आदमी से जुड़ी हुई कहानी थी जिससे आदमी अपने आप को रिलेट कर सकता था। और हम बधाई देते हैं इसके लिए आपको।
लेकिन मैंने देखा है कि सिनेमा आज एक आम आदमी से दूर हो रहा है, तो ये एक समस्या है और मुझे डर लगता है, ये मेरा एक अपना डर है, पर्सनल डर है कि ऐसा ना हो कि सिनेमा को एक बहुत बड़े नुकसान की ओर चला जाए। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हम और आप सिनेमा को देखते देखते बड़े हुए, हमने सिनेमा को जिया है, हमने सिनेमा को कहते हैं ना ईट सिनेमा, जैसे सचिन के लिए बोलते हैं कि ईट क्रिकेट एंड स्लीप क्रिकेट, तो वही हमने सिनेमा के साथ किया है। हमारा एक प्यार है, तो ये बना रहे हमेशा। तो मैं आपके फ्यूचर प्लान्स इसमें यहाँ पे जानना चाहूंगा। नहीं, मैं तो बिल्कुल लार्जर देन लाइफ और एक यूनिवर्सल अपील वाले सिनेमा पर बिलीव करता हूँ। मैं छुटभैया सिनेमा में बिलीव ही नहीं करता हूँ। मैं अश्लीलता पे, कस वर्ड्स, और देखिए बीच में तो मैंने एक फिल्म का पोस्टर देखा था जिसमें कहा था कि कह के लूंगा। इससे ज्यादा वाहियात पोस्टर और वाहियात लाइन क्या हो सकती है। मगर मैं उस सिनेमा में बिलीव नहीं करता। तो विवेक शर्मा भी जिंदा है, उसका सिनेमा जिंदा है, और मैं काका गगनंगा, बुद्धम शरणम गच्छामी, दत्तू दीनदयाल, मृत्यु, मैंने कब बोला, मेरे पैसे कहाँ हैं, बहुत सारी खूबसूरत फिल्मों के साथ रेडी हूँ। और धीरे धीरे करके मैं जब इन फिल्मों को लेकर आऊंगा तो आप बिलीव करेंगे कि एक सोच बदलेगी सिनेमा में, फिल्म मेकर्स की भी सोच बदलेगी। देखिए फिल्म मेकिंग जो है वो करियर नहीं है, ये पैशन है, ये बहुत बड़ा पैशन है। और जी, और इसको लोग अभी फिलहाल मार्केटिंग और करियर में ले रहे हैं कि किसको ब्लू टिक मिला, ट्विटर पे किसके कितने फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पे कौन डाला, टिकटॉक पे कौन कितना फॉलो कर रहा है। ये कला नहीं है, ये परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है, ये सिर्फ महज एक मार्केटिंग है और सिर्फ लोग जिस्म दिखा रहे हैं। मैं वापस कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसी तरीके की भूतनाथ जैसे सिनेमा की जर्नी को कंटिन्यू करूँ, पारिवारिक फिल्में बनाऊं, लार्जर देन लाइफ बनाऊं, लार्जर ऑडियंस के लिए बनाऊं कि न्यूयॉर्क में भी पसंद आए और जबलपुर में पसंद आए, तब सक्सेस है वो फिल्म मेकर। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और मैं बधाई देता हूँ कि आपने भूतनाथ में भी उसी चीज को दिखाया। थोड़ा सा बुद्धम शरणम गच्छामी के बारे में बता दीजिए। बुद्धम शरणम गच्छामी एक्चुअली बहुत ही लार्जर देन लाइफ और बहुत बड़ी फिल्म, तो उसमें क्या थोड़े एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह भी हैं, और मैंने बहुत बड़ी कास्ट भी असेंबल की थी। बच्चन साहब, मिठुन दा, मैं तमिल से चियान विक्रम को भी कन्विंस करके ले आया था। हमारी हीरोइन कभी उसमें फाइनल नहीं हुई थी। अभी जब मैं दादा से मिला तो उन्होंने कहा कि बुद्धम नहीं करते हैं क्योंकि उसमें एक्शन है और काफी बड़े लेवल का स्केल है, कभी सिंपल फिल्म करते हैं। तो दैट्स हाउ वी अग्रीड ऑन काका गगन नंगा। हालांकि जब तक वो काका गगन नंगा की डेट नहीं देते और फाइनल हाँ नहीं बोलते, तब तक मैं ये मानूंगा नहीं कि फिल्म शुरू हो गई है। और बुद्धम शरणम गच्छामी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और आप यकीन मानिए वो फिल्म जिस दिन बनी, दुनिया का सिनेमा बोलेगा, मतलब हिंदुस्तानी सिनेमा छाती ठोक के बोलेगा कि हमारी धरती से ऐसी पिक्चर आई है। इतनी खूबसूरत कहानी है, और उसका कैनवस भी बहुत बड़ा है, इसके लिए उसमें बड़े बड़े कलाकारों की भी जरूरत है, और भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर जरूर शुरू होगी पिक्चर। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपकी फिल्म जल्दी शुरू हो और आपके जो भी ड्रीम्स है वो हमेशा पूरे हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अलविदा कहूंगा, लेकिन आपसे दोबारा भी जुड़ता रहूंगा और बधाई देता हूं। और लॉकडाउन के इस पीरियड में सभी लोगों से कहूंगा कि घर पे रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आपसे मिलने का वादा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।